नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। सायंकालीन सैर से वापस आकर गोपाल राम ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ममता ने पूछा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे? क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, गोपाल राम ने विचारते हुए कहा। वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या? अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और ममता की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं, आप अगर। ममता ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर गोपाल राम समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है। पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी ममता ने बिना मिर्च की सब्जी नहीं बनाई। उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पर सोचकर चक्कर आने लगे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। तुम्हें बेकार की परेशानी होगी मेरी वजह से, जाने में लेट न हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती हैं, चल जाएगी। ममता को तो मानो मन की मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज़ को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई ख़ास तलब तो नहीं है ममता, अपने लिए बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना, वरना रहने देना। गोपाल राम ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही श्रेष्ठकर होता है, अपने आप को समझाने लगे थे वे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी। कहते हुए ममता रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, कहते हुए गोपाल राम ने अपनी लंबी निश्वास छोड़ी। वाह रे जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। ये घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश से कई कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी, जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। गोपाल राम ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत मीरा मैडम उपस्थित हो गई। इसीलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। अपने हाथ जंगनात होते हैं। वो हाथों को नचाकर बोली। गोपाल राम हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, ज़रूरत पूछकर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज यह दिन। मीरा की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वो, पर क्या कहें, जो देह से उपस्थित हो अनुपस्थित हो उसकी बात क्या करें। जब से मीरा गई हैं, गोपाल राम का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिद्वंद्वियों से आच्छादित रहती हैं। गोपाल राम की आंखों से आंसू छलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो मीरा ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक मीरा थी, गृहस्थी का कोई काम उन्होंने नहीं किया, ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और ज़रूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूँ मीरा के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। न ज़्यादा महंगे कपड़ों और गहनों का शौक, न ही किटी पार्टी, न ही आए दिन फिल्म जाने की ललक, न होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरों की खुशी में खुश होती वो सुदृढ़ गृहिणी।
गोपाल राम के किसी पुण्य का फल रही थी। यूं गोपाल राम भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी मीरा को, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफ़ों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाल घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में बाहों में जकड़ा लेते। ऐसे न जाने कितनी बातें जो वे कहना चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू मीरा जैसे अदद 4 शब्द भी नहीं बोल पाए। रोज़मर्रा की भागम भाग का असर कहें या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक नाम दे, पर सच्चाई यही थी। कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गई, जिसकी कसक मीरा के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। पर अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो सोचते काश कभी तो मीरा को पास बिठाकर हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता, कभी तो गाड़ी में बिठाकर बेमतलब दूर तक सैर करवा दी होती, कभी शाम को आते हुए खुशबू से लेबरेज वेणी ले आते, कभी तो कोई सरप्राइज़ दे देते, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए वे। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए मीरा ने कई बार कहा, पर उसकी ये इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और वे इसे भी पूरी नहीं कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब मीरा की इच्छाएं उसकी मौन साधना में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। जब उनकी शादी हुई, हनीमून जाने का प्रचलन शुरू हो चुका था, पर शर्मीले गोपाल राम ये सुख भी मीरा को नहीं दे पाए। कभी कभी शुरुआती दिनों में मीरा हनीमून पर ले जाने का मीठा ताना गोपाल राम को देती, पर वे हंसकर कहते, जब भी घूमने जाएंगे तब भी हनीमून समझ लेना। प्रेम कभी पुराना होता है क्या? घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है, बस जिम्मेदारियों से ज़रा राहत मिले तो चले। पर न नो मन तेल हुआ, न राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी के सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा, मौज मस्ती के लिए अवकाश कहाँ था। उन्होंने देखा मुनमुन और गोलू दोनों ट्यूशन से घर लौट आए थे। आते ही बस्ता फेंका और चढ़ गए गोपाल राम के कंधों पर। दादू चलो नीचे चलते हैं। बस यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वे बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। गोपाल राम कुछ कहते इससे पहले बहू की आवाज़ आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है। पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा पी लो, फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अनुशंसित बच्चों की गहल बिल्लियाँ ढीली पड़ गई। वो माँ के पास दौड़ गए। मुनमुन 8 साल की थी तो गोलू 10 साल का। बस इनकी संगत में गोपाल राम सारी व्यथा भूल जाते। निश्चल निष्कपट इनकी मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें मन मोह लेती। जब भी इनके साथ होते, दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते वे। बच्चों की दुनिया मनोरम होती है, बनावट से दूर एकदम सच्ची, सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देखना हो तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बस बच्चों को जी भर निहार लो, इनकी मासूमियत को आँखों में भर लो, उनके साथ बच्चा बन जाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियाँ छूमंतर। सोचते हुए गोपाल राम बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। मीरा मन में फिर उपस्थित थी, अरे मफलर शॉल कुछ तो लपेट लो, बदन पर आपको ठंड लग जाएगी। फिर न कहना बताया नहीं। गोपाल राम हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी टीठ बच्चे की तरह वही कुर्सी खींच कर बैठ गए। देखा पवन भी आ गया है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई, जिसे वे घुट घुट कर पी रहे थे।
पी क्या रहे थे, बाकायदा निगल रहे थे। न अदरक न इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी भर थी। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर मसाले के साथ अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूँगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुँह का जायका फिर बिगड़ गया, पर कोई उपाय नहीं था। चाय सुड़क कर वे रसोई में कप रखने गए। देखा बहू बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत का न रखना, न जीते जी बनता है न मरते। वो अपनी राय राम लिखने वाली पुस्तक उठाकर फिर बालकनी में आकर बैठ गए। फिर हवा में ठंडक अब और बढ़ गई थी। सब पंछी अपने अपने नीड की ओर लौट रहे थे। शांत आसमान में बादलों के सफ़ेद टुकड़े इस तरह फैले हुए थे मानो सफ़ेद परियां पंखों को फैलाते हुए नृत्य कर रही हो। अस्ताचल की ओर जाता हुआ सूरज आसमान में अपनी अरुणिमा बिखेरते हुए धरती से कल फिर आने का वादा करता हुआ मुस्कुरा रहा था। ये सब देखने और महसूस करने के क्रम में उनकी नज़र बालकनी की मुडेर पर रखी हुई तुलसी पर पड़ी, तो लगा जड़ जड़ते हुए तुलसी के मुरझाए पत्ते अपनी दुर्दशा की शिकायत सीधे सीधे गोपाल राम से कर रहे थे। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे निहारने लगे। 2-4 मिनट बाद ही उन्हें लगा कि तुलसी का मुरझाया चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी स्मित उभर आया था। उन्होंने मन ही मन रोज़ तुलसी की सार संभाल करने और पानी पिलाने का संकल्प लिया, तो एक आत्मसंतुष्टि से भर उठे वे। उन्हें याद आया, मीरा रोज़ सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और सांझ के समय तुलसी के बारे पर दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक न भगवान के आगे जलता है न तुलसी जी के बारे पर। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं जो मीरा के साथ इस घर से विदा हो चुकी हैं। बेचारी बहू ममता भी क्या करे, घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किट्टी पार्टी, रिश्तेदार, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार। सास थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा, ताज़ा फल सब्जियां गोपाल राम ले आते थे। शाम को गोलू और मुनमुन को पढ़ा भी देते, पर उससे क्या होता है मीरा, अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तुमने तो धोखा दे दिया मुझे, साथ निभाने का वादा तोड़कर मंझधार में छोड़कर चली गई मुझे। न देखभाल का अवसर दिया न सेवा का, बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है? गोपाल राम की आंखों में नमी उतर आई थी। बाबूजी कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है और आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी, चलिए भीतर, बेटे ने कहा, तो वे आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसी को कब पसंद आने लगी। वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी, बच्चों की पार्टी में क्या करना मुझे। अब तो हरि भजन में मन लगाने की बेला है बावरे, गोपाल राम ने मन ही मन बुदबुदाई। पापा आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना और हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। रक्तचाप बढ़ा हुआ है, शुगर की स्थिति क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। सांस भी ज़रा सा चलते ही फूल जाती है और उखड़ने लगती है, पर कहता है ये सब तो बुढ़ापे में होता ही है, ज़्यादा वहम मत रखो। वाह रे बच्चू वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय। इस साहबजादे के पास, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे। दिमाग में फंसी इन तमाम बातों के बावजूद
प्रत्यक्ष में उन्होंने हामी में सर हिला दिया। गोपाल राम हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे, अभी खाना खाने का मन नहीं था, सो उन्होंने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी वाला विपिन बता रहा था, आज देश का पूरा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। इसकी चकाचौंध से बाजार अट्टे पड़े हैं। ग्रीटिंग, बुके, गिफ्ट्स आइटम सभी की ज़ोरदार बिक्री है। सभी अपने अपने पार्टनर अपने अपने वैलेंटाइन डे को खुश करने में लगे हुए हैं। आज प्रेम के इज़हार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों खास इंतज़ाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। डांस, डिस्को आनंद लेते हुए लोग अपने साथी के साथ थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शराब और शबाब भी इस जश्न में अपनी भागीदारी निभाने में लगे हैं। अच्छा तो ये बात है बेटा, बहू बच्चे सब वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। हमारे समय में तो प्रेम होता पर पूरी उम्र निकल जाती थी इज़हारे मोहब्बत करने में। प्रेम तो शादी के बाद होता ही है, वो पुरखों के आदेश पर, सोचते हुए गोपाल राम ने ठहाका लगाया। हमारे समय में तो वसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था बिल्कुल सादगी से। पीले फूलों से पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली। बस प्रेम के इज़हार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद, तारे, नदी, पहाड़ों, फूल, खेत, फिल्मों तक दो फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक संप्रेषित कर दी जाती थी। आज की तरह न तो कोई पार्टी थी, न ही महंगे गिफ्ट, न ही कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती, मगर चुपके चुपके। हाँ, यह भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था, न शादी टूटने का रिस्क, न ही प्रेमिका के न मिलने पर कोई एसिड अटैक और न ही खुदकुशी की कोई वारदात। वे उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने मीरा की मुस्कुराती हुई फोटो सजी थी। वे उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था मीरा से, जीवन भर किया, जी जान से किया, बस कभी उसे जता नहीं पाए। कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे वादे नहीं किए, न कभी उनके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, न सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी। बस मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर आते, ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े पहनकर। कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते गोपाल राम कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। उन्होंने टीवी पर देखा, लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग का खरीद रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ, उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर की चाबियां ली और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। शीत हवाओं ने उनका स्वागत किया तो शरीर में झुरझुरी सी हुई, पर बिना परवाह किए वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए गोपाल राम ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूलों वाले बगीचे के बीच का पौधा। इन सब के से बेखबर गोपाल राम का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रम में लगातार उलझ रहा था। बार बार मीरा को याद करते, आंसू पोंछते वे नुक्कड़ तक जा पहुँचे। उनकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी। जिनकी जेब होटल क्लब का खर्चा नहीं उठा सकते, वे यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए
वे वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा बैलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े से ही पैसे बचे हैं। गोपाल राम ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे मीरा को खूब पसंद थे। जब छोटे बच्चे थे तो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी। पर अभी वो बैलून लेकर क्या करे? बैलून बेचने वाली की आंखों में सच्चाई और मासूमियत का ध्यान खींच रही थी। मीरा जब भी बाहर निकलती 2-4 रुपए की रेज़गारी लेकर ज़रूर निकलती थी, जो ज़रूरतमंदों में बांट देती थी। कभी वो टोकते तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है हमें लेने वालों की नहीं, देने वालों की कतार में रखा, और 1-2 रुपए के बदले आपको लाखों की दुआ मिलती है। फिर इतना सा बचाकर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। गोपाल राम ने उस लड़की को पूरे 200 रुपये दिए और सारे बैलून खरीद लिए। लड़की विस्तारित नेत्रों से उनको देखते हुए बैलून देकर चली गई, पर जाते जाते भी 3-4 बार मुड़कर पीछे देखती रही। गोपाल राम हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बैलून निहार रहे थे। आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बैलून हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, मीरा आई लव यू। आई। उनकी सांसें तेज से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते, वे लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई। वे दम से सड़क पर गिर पड़े। मुंह से अस्फुट शब्द निकले, आई लव यू मीरा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी, पर उन सब से बेखबर गोपाल राम मोह माया की इस दुनिया से प्रयाण कर चुके थे। उन्होंने बहुत जल्दी थी अपनी मीरा के पास जाकर उसे आई लव यू बोलने की। धन्यवाद।